नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी कहानी लेखन में जाना पहचाना नाम पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी बोझ। तो प्रस्तुत है कहानी बोझ। न्यू ईयर ग्रीटिंग के साथ उसका पत्र भी आया है। लेटर पैड तो उसने पहले ही सुनील एन सिन्हा के नाम से छपवा लिया था। आज मिले ग्रीटिंग कार्ड में भी इसी नाम का उपयोग किया है उसने। सुनील सिन्हा के बीच एन मेरे देखते देखते ही जुड़ा है। एन का अर्थ है नूतन, ये मैं जानती हूँ, फिर भी इसकी अपेक्षा करती रही हूँ। मन की कोमल भावनाओं को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने दिया है, पर आज उसका पत्र पढ़कर मैं अपनी प्रकृति के विपरीत संवेदनशील हो उठी हूँ। शायद उसने पत्र बड़ी उखड़ी हुई सी मनस्थिति में लिखा है। पत्रों में अपने भावों के प्रति मेरा रिस्पॉन्स ना पाकर वो खींच जाता है। बहुत कुछ लिखना चाह कर भी लिख नहीं पाता, किंतु उसकी खींच भरी चंद पंक्तियाँ कुछ ना कह कर भी सब कुछ कह जाती हैं। मैंने महसूस किया है कि मेरे पत्रों का उत्तर आपकी ओर से हमेशा अधूरा ही रहा है। ये भी आदत है, अदा है, जो मुझे प्रिय है। संक्षिप्तता, सारग्राहिता, गंभीरता ही तो जीवन में पे करती है, वरना हम जैसे लोग कुछ भी कहते रहें क्या लाभ है। मैं जानती हूँ कि वो क्या कहता रहा है, क्या कहना चाहता है। ये भी ठीक है कि मैंने सदा ही उसकी भावनाओं को गंभीरता भरे संक्षिप्त पत्रों द्वारा चूर चूर किया है। आज वैसे भी मेरा मन क्षोभ से भरा है। भविष्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय मैं आज लेना ही चाहती हूँ। अब और नहीं सहा जाता। इधर काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि पापा के चेहरे की रौनक ही समाप्त हो गई है। हड्डियाँ उभर आई हैं, चिड़चिड़ाए से रहते हैं, घर से बाहर निकलने में भी असुविधा अनुभव करते हैं। माँ भी मोहल्ले पड़ोस जात बिरादरी में जाने से कतराने लगी हैं। लोगों के प्रश्न, नूतन की शादी कब करोगे? बड़ी हो गई है, फिर तो कोई दूजिया ही मिलेगा। लड़का ढूंढने में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कोई अपने आप तो तुम्हारे दरवाजे पर तिलक कराने आ नहीं जाएगा। लड़की को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था। आदि से ऊब गए हैं। माँ से पापा का दुखी स्वर, मैं किसी लड़की को इतना नहीं पढ़ाऊँगा। पछताया। लोग मुझे टोकते हैं, तुम माँ बेटी ने मेरी एक नहीं चलने दी, वरना आज नूतन महलों में रहती, कारों में सफ़र करती और आसपास नौकरों की लाइन लगी होती। लड़का सुंदर था, अति संपन्न था, सिर्फ नूतन की तुलना में कम पढ़ा लिखा था। वो लोग कितना पीछे पड़ रहे थे कि हमें पैसा नहीं लड़की चाहिए, किंतु तुम्हें चाहिए पढ़ा लिखा लड़का। कहाँ से उसका मुंह भरूं? किसी को विदेश जाने का खर्चा चाहिए तो किसी को एक मोटी रकम नगद चाहिए। ये सब सुनकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। जाति बिरादरी परिवार के घेरे में कैद मैं चिड़िया सी फड़फड़ा जाती हूँ। कई बार ये शादी का प्रसंग छिड़ा है। न जाने क्यों ये प्रसंग मुझ में कभी भी रोमांचित कर देने वाली कोई सुखद अनुभूति या संवेग उत्पन्न नहीं कर पाया है। इन प्रसंगों के प्रति मैं सदा तटस्थ सी रही हूँ, मानो ये प्रसंग मेरे लिए ना होकर किसी अन्य के लिए हों। और इन्हीं क्षणों में मैंने स्वयं को एक निश्चय, एक निर्णय लेने का ताना बाना बुनते पाया है। इच्छा हुई है कि कह दूँ मुझे नहीं करनी शादी। इसलिए इधर मैं प्रयत्न भी करने लगी हूँ कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रख सकूँ, किंतु बिना किसी ठोस आधार के उन्हें शादी न करने का निर्णय भी कैसे सुना दूँ? यही सुनने के लिए कि कब तक तुम्हारा बोझ उठाएं, कब तक लोगों के ताने सुनते रहें। तभी सुनील का पत्र मानो मेरी समस्याओं के समाधान रूप में कैद से मुक्त कराने को प्रस्तुत हो गया। किंतु मैं जानती हूँ एक विजातीय से ये विवाह संभव नहीं, बिल्कुल असंभव है। सुनील से मुलाकात भी मात्र एक संयोग ही था। किसी पत्रिका में प्रकाशित लेख पर एक अनजान इंजीनियर युवक का प्रतिक्रिया स्वरूप पत्र मित्रता का आग्रह। किसी लड़के से पत्र मित्रता का ये प्रथम अवसर था। मैं जवाब देने में भी झिझक रही थी। जवाब दिया। पत्रों का सिलसिला चल निकला। धर्म, साहित्य, घर बाहर, व्यक्तिगत रुचियाँ हमारे पत्रों का विषय रहीं। पत्रों में भी उसने कई बार तुम, सॉरी आप लिखकर बड़े नाटकीय ढंग से तुम पर आने का प्रयास किया था। सोचा होगा कि शायद मैं ही लिख दूंगी कि तुम कह सकते हो,
किंतु मैंने ये आपकी दीवार बनी रहने दी। यूँ अपने लिए आप कहलवाना मेरा शौक़ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मुझ में अहम है इसलिए आप संबोधन पसंद करती हूँ। असल में तुमसे जिस अपनत्व या निकटता का एहसास होता है वो अधिकार मैं इस युवक मित्र को नहीं दे पा रही थी। तभी मैंने देखा था कि पत्रों में उसने मुझ अनदेखी लड़की का नाम नूतन एन रूप में अपने नाम के मध्य संयुक्त कर लिया था। मैंने इसकी भी उपेक्षा की। एक अनजान अनदेखी लड़की जो कुरूप भद्दी कुछ भी हो सकती है, उसके प्रति आसक्ति, नाम की संयुक्तता भावुकता ही तो है। कई बार किए गए चित्र के आग्रह को मैं भी टाल गई, किंतु उसे देखने की लालसा तीव्र होने लगी थी। ऐसे ही एक समय में उसका पत्र आया था, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ जाते समय आपका शहर भी रास्ते में पड़ेगा। शायद उसकी भी इच्छा रही थी कि मैं आने का आग्रह करूं। मैंने भी पत्र लिख दिया था। वो जब आया तो दरवाज़ा माँ ने खोला था। दूसरे कमरे से ही मैंने सुना अपना परिचय देते हुए, मुझे सुनील सिन्हा कहते हैं। मैं चौंकी। वो तो 2 दिन बाद आने वाला था। आज तो मैं मिलने को तनिक भी तैयार नहीं थी। सुबह सुबह का समय था, नहाई भी नहीं थी। पिछले दिन के पहने हुए कपड़े भी कहाँ साफ रह गए थे। उस पर भी वो अस्त व्यस्त उलझी हुई केशराशि। इच्छा हुई सामने जाने से पूर्व कपड़े बदल कर जरा बाल ठीक कर लूँ, किंतु स्वयं को संभालने में संकोच सा हुआ कि माँ क्या सोचेंगी। बस यही सोचकर चुपके से एक नज़र शीशे पर डाल कर जा पहुँची थी मिलने। अच्छा, तो आप हैं सुनील। नूतन दीदी आपकी बहुत चर्चा करती रहती हैं। अफसोस है कि वो इस समय घर पर नहीं हैं, शाम तक आ जाएंगी। अरे, आप उदास क्यों हो गए? हम लोग तो हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि आप क्या पिएंगे, ठंडा या गर्म? बस यही औपचारिक बातें होती रहीं। वो कुछ उदास प्रतीत हो रहा था। तभी पापा आ गए। नूतन बेटी इन्हें कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी या यूं ही बिठाए रखेगी? तब तो वो सिर्फ चौंक कर देखता ही रह गया था, जैसे कह रहा हो, शैतान लड़की, वाह क्या खूब बनाया हमें भी। 2 घंटे ठहर कर वो चला गया था। कैसी विडंबना है कि आज चाह कर भी उसका चेहरा आंखों के समक्ष नहीं ला पा रही। कोई आकृति ही नहीं उभरती। मैं खींच जाती हूँ कि तब उसे ध्यान से क्यों नहीं देखा। नज़रें उठाने में ही लगता था कि अभी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर भी हल्का सा एहसास है कि वो बहुत खूबसूरत तो नहीं था, किंतु बुरा भी नहीं था। जानने के बाद उसके पत्र की प्रतीक्षा थी। जानने की उत्सुकता थी कि मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ा। कहीं अपने नाम के साथ एन की संयुक्तता पर वो पछताया तो नहीं। कुछ दिन बाद ही उसका पत्र आया था। पूर्व की भांति सुनील एन सिन्हा नाम सुंदर अक्षरों में चमक रहा था। मैं एक क्षण को तो रोमांचित हो उठी थी। उसने लिखा था, दैवीय संयोग, आपसे मुलाकात, आपका परिचय, आपका स्वभाव, आपका आग्रह, प्यारा सा परिवेश, सभी कुछ मेरी जिंदगी के प्रिय एहसास हैं। उन क्षणों की स्मृति है और रहेगी। नहीं भूलूंगा आपके सरल एवं प्रिय व्यक्तित्व को। पता नहीं आप मेरे लिए कैसा महसूस करती हैं, स्पष्ट लिखेंगी ना? जवाब में मैंने अब तक अनकहा बहुत कुछ लिखना चाहा था, किंतु लिख ना सकी। मन ने कहा, पगली कहाँ भटक रही है तू? इसकी परिणति विवाह में असंभव है। अतः संबंधों को विशुद्ध मैत्री तक ही सीमित रख। फिर पत्रोत्तर में उसके सब प्रश्नों के उत्तर मैं उड़ा गई थी और जवाब में लिख भेजा था एक औपचारिक सा पत्र। फिर एक अन्य पत्र में उसने लिखा था, यहाँ परिवार वालों द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन के प्रयास हर तरफ से जारी हैं, किंतु मेरी उनमें कहीं कोई रुचि नहीं है। अब तक मैंने जीवन में जिनको अधिक चाहा है, उन्हीं से मुझे सबसे अधिक निराशा मिली है। अब मैं भी संस्कारों की प्रबलता को स्वीकारने लगा हूँ। आखिर आप जवाब क्यों नहीं देती? कहीं हम सरे राह मिल जाने वाले परिचित नए संदर्भों की रचनात्मक नींव में रखे जाने वाले पत्थरों की तरह पीछे तो नहीं छूटते जा रहे। पत्र के अंत में सारी व्याकुलता तथा भाव स्पष्ट करने के लिए, निकटता का आभास देने के लिए उसने आपका की जगह तुम्हारा अपना ही सुनील लिखा था। कई दिनों तक मुझे तुम्हारा अपना ही शब्द भेजते रहे थे। इच्छा हुई थी पत्र का जवाब ही ना दूं, फिर भी ना जाने क्यों पत्रोत्तर दिया था, सदा की तरह सीधा सपाट, संक्षिप्त, तटस्थ सा। और मेरे उसी पत्र का प्रत्युत्तर है आज का खींच भरा पत्र, जिसमें उसने अधूरा उत्तर देने की शिकायत की है। यूं आज इच्छा होने लगी है कि उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर दूं,
किंतु जानती हूँ इसे पापा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी उनका विरोध नहीं कर सकती। आखिर मैंने उसे पत्र लिख दिया। आपको मुझसे पत्रों का अधूरा उत्तर देने की शिकायत है ना? मैं इस आक्षेप का विरोध भी नहीं करती। कारण? शायद ये आक्षेप सही ही है, किंतु उत्तर दूँ भी तो क्या? पापा का संस्कारी मन इस विवाह की स्वीकृति नहीं देगा। शायद यही हमारी नियति है। सोचती हूँ आगे से पत्रोत्तर भी नहीं दूंगी। ये अध्याय यहीं समाप्त हो जाए तो अच्छा है। आज फिर वही प्रसंग। मैं पापा के शब्द सहन नहीं कर पाती हूँ। यूँ मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने पुत्र के अभाव में हम तीनों बहनों को बेटों की तरह पाला है। कभी मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक नहीं बने। जहाँ तक मैंने चाहा, लोगों के मना करने पर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अपने कस्बे में सुविधा न होने पर बाहर हॉस्टल में रखकर भी पढ़ाया है। किंतु अब वो जाति बिरादरी के वागवाणों से आहत हो गए हैं। किसी ने फिर टोक दिया होगा। इसी पर पापा माँ से कह रहे थे। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। मन होता है शहर छोड़ जाऊं। इस नौकरी में गुजारा मुश्किल हो रहा है। दहेज के लिए धन कहाँ से लाऊं? काश नूतन की जगह बेटा होता, कुछ तो मुझे सहारा मिलता। आज ही प्रोविडेंट फंड से 10,000 उधार लेने की अर्जी दी है। इससे अधिक मिल भी नहीं सकता। सोचता हूँ इस मकान को बेच दूँ, किराए के मकान में रह लेंगे, किंतु किसी तरह जल्दी ही इसके हाथ पीले कर देने हैं। मैं विचारों के बवंडर में घिर जाती हूँ। पापा के पास बुढ़ापे के लिए क्या है सिवाय प्रोविडेंट फंड से मिलने वाली लघु धन राशि व 2 कमरों के इस छोटे से मकान के। उस पर भी 2 छोटी बहनों की शिक्षा, दीक्षा व शादी विवाह का बोझ अभी और है। यदि पापा ये सब मुझे ही दे देंगे तो बाकी का क्या बचेगा? कैसे गुजर होगी? नहीं नहीं, पापा को यूँ बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन ये भी तो समझ में नहीं आता कि करूँ क्या। सर्विस के चक्कर में भी ये मुझे अपने से दूर किसी शहर या कस्बे में भेजने को तैयार नहीं होते। अब वो समय आ गया है कि पापा के समक्ष कुछ स्पष्ट कहना ही होगा। और सुनो, आज उस सुनील सिन्हा का पत्र आया है जो एक बार अपने घर आया था। नूतन का हाथ मांगा है। गैर जाति में विवाह कैसे कर दूं? जाति वाले कच्चा खा जाएंगे। जब तक कहीं नूतन का विवाह नहीं हो जाता सुख से तो नहीं सो सकूंगा। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। बोझ बन गई है नूतन। मस्तिष्क के तार झंझना उठते हैं। घिसे रिकॉर्ड पर सुई की भांति मन फिर उसी पंक्ति पर आकर अटक जाता है। बोझ बन गई है नूतन, बोझ बन गई है। मन होता है कहीं जाकर डूब मरूं। स्वाभिमानी मन आहत हो विद्रोह कर बैठता है। जबान खुल जाती है। पापा आप परेशान ना हो, सुख की नींद सोएं। लड़का आपको घर बैठे मिल गया है, सुनील सिन्हा। अब आपको किसी का मुंह नहीं भरना पड़ेगा। पापा फुफकार उठते हैं। क्या कहा सुनील? अच्छा तो वो सब तेरी ही साजिश थी? तभी उस छोकरे की हिम्मत मुझे पत्र लिखने की हो गई? ब्राह्मण की लड़की का विवाह कायस्थ के लड़के से? नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। पढ़ लिख कर तो तेरी बुद्धि और भी भ्रष्ट हो गई है। ये कैसी विडंबना है पापा। एक तरफ तो मैं बोझ हूँ, दूसरी तरफ आप उसे हल्का भी नहीं करना चाहते। पापा इस जाति से इतना मोह क्यों, जहाँ लोग बिना लंबी चौड़ी मांग के विवाह की बात आगे बढ़ाना भी पसंद नहीं करते। प्लीज़ पापा अपना दृष्टिकोण विकसित कीजिए। जो विवाह के नाम पर आदमी को बेच खाने को तैयार हैं उन्हें आप जाति भाई कहते हैं। मैं बोझ बनना नहीं चाहती। स्वयं के लिए यूँ आपको बर्बाद होते लुटते नहीं देख सकती। मैं अपने निश्चय पर दृढ़ हूँ। अब मेरा विवाह सुनील से ही होगा। वैसे ये आप पर निर्भर करता है कि विवाह आप द्वारा संपन्न होता है या। मैं प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस कमरे से बाहर निकल आती हूँ। जानती हूँ मेरे इतना बोल जाने के साहस को देखकर मेरी उच्च शिक्षा को कोसा जा रहा होगा। लड़कियों को अधिक न पढ़ाने के निर्णय को दोहराया जा रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी बोझ। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।